हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th लेसन 2 सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। राउल्ट का नियम एवं उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों के बाद हम आदर्श और अनादर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में विस्तार से आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। आदर्श विलयन, जैसे आदर्श गैस होती है वैसे आदर्श विलयन भी होता है ना। जैसे हमने गैसीय अवस्था में पढ़ा था कि आदर्श गैस, वैसे ही आदर्श विलयन भी होता है। और वास्तव में कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता है, लेकिन अत्यंत तनु यानी बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन को आदर्श विलयन माना जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो आदर्श विलयन की परिभाषा को हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि वह विलयन जो ताप एवं सांद्रता की सभी परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम को राउले का नियम भी कहते हैं या राउल का नियम भी कहते हैं, सब एक ही है। यानी किसी भी परिस्थिति में वो राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। वह विलयन जो ताप एवं सांद्रता की सभी परासों पर राउल के नियम का पालन करता है। अब हम दो अवयवों ए और बी से बना, जिसमें एक विलेय है एक विलायक है। मैंने आपको पहले बताया था विलेय बी और विलायक ए। तो अगर दो अवयवों से मिलकर के कोई विलयन बना हुआ है, ठीक है, तो वो 4 शर्तों का पालन करना चाहिए। कितनी शर्तों का? 4 शर्तों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली शर्त जो कि मैंने परिभाषा में बताया था, यह राउल के नियम का पालन करना चाहिए। ये फर्स्ट लॉ है अपना। पहली शर्त है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अवयव ए अवयव बी से मिलकर के बना है। अवयव ए का आंशिक दाब पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, जो कि हम पढ़ चुके हैं। पी ए है उस विलयन में उस अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब, पी ए नॉट है उस अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इन प्योर फॉर्म। अगर मैं केवल उस अवयव को ही लूँ, उस अवस्था में जो वाष्प दाब होगा उस टेम्परेचर के ऊपर पर्टिकुलर, वो पी ए नॉट। और एक्स ए क्या है? विलयन में उस अवयव की मोल भिन्न यानी मोल फ्रैक्शन। इसी प्रकार से बी का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा? पी बी नॉट एक्स बी। और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार विलयन का कुल दाब क्या होगा? पी ए प्लस पी बी, यानी पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो राउल के नियम का पालन ये करना चाहिए, ठीक है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इसको ग्राफ के रूप में देखूं तो देखिए आप, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर एक्स ए शुद्ध अवस्था में है ना, यहाँ पर देखिए आप एक्स ए के मोल भिन्न यहाँ पर इधर से इधर बढ़ रही है। यहाँ पर एक्स ए 0 था और यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 1 है ना। तो शुद्ध अवस्था में इसकी वाष्प दाब है पी ए नॉट। इसी प्रकार से बी की मोल भिन्न इधर से इधर बढ़ रही है और शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब है पी बी नॉट। तो राउल्ट के नियम से विलयन का वाष्प दाब होगा ये पी ए प्लस पी बी, है ना। ये जो दोनों शिखर हैं, आप ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर एक्स ए इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर बी है ही नहीं, अकेला ए ही है। हम जानते हैं ना कि किसी भी विलयन के लिए मोल भिन्न का मान हमेशा 1 होता है। अगर उसमें कितने भी अवयव हैं तो उन सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है। और यहाँ पर एक्स ए बराबर 1 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अन्य कोई अवयव है ही नहीं, अकेला एक्स ए है ना। तो पी ए नॉट क्या होगा? इस एक्स ए इक्वल टू 1 यानी केवल एक्स ए यानी शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब है। यहाँ पर क्या है? एक्स बी बराबर 1 है, यानी एक्स बी ही है, यहाँ एक्स ए नहीं है। इसका मतलब यहाँ अवयव बी ही उपस्थित है, अवयव ए यहाँ पर उपस्थित ही नहीं है। तो बी के कारण, केवल बी के कारण जो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब होगा वो पी बी नॉट होगा। इसलिए हमने दोनों छोर पर अलग अलग ए और बी लिए हैं।
ठीक है ना। तो आपको इस ग्राफ को समझने में आसानी होगी। ये मोल भिन्न और वाष्प दाब के बीच का ग्राफ है, जिसमें मोल भिन्न हम निशान इधर से इधर नहीं लगा सकते, क्योंकि ए की मोल भिन्न तो इधर से इधर बढ़ रही है और बी की मोल भिन्न लेफ़्ट टू राइट बढ़ रही है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि हमने दोनों छोर पर ए और बी लिए हैं और उसके हिसाब से हमने ग्राफ खींचा है ना। तो ग्राफ को समझना भी देखो ज़रूरी है, केवल डायग्राम बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्राफ को समझना ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। तो पहली शर्त आपको समझ में आ गई होगी कि राउल के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, राउल का नियम हमने देख लिया था कि विलयन का वाष्प दाब है ना, विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। अब से दूसरी शर्त देखते, दूसरी शर्त क्या है। अगर आदर्श विलयन है तो उसके अंदर डेल्टा एच मिश्रण यानी विलयन जब बनता है, विलय और विलायक को मिलाया तो एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। डेल्टा एच बराबर ज़ीरो का मतलब क्या है? डेल्टा एच बराबर ज़ीरो का मतलब ये है कि ऊष्मा न तो ली जा रही है और न दी जा रही है। ऊष्मा का न तो उत्सर्जन हो रहा है और न अवशोषण हो रहा है, यानी ये न तो पॉजिटिव है न नेगेटिव है, एज इट इज़ है जैसा पहले था। तो विलय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा का न तो उत्सर्जन होना चाहिए और न अवशोषण होना चाहिए। ये इसकी दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त देखते हैं क्या है आदर्श विलयन की तीसरी शर्त। आदर्श विलयन की तीसरी शर्त है कि विलय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन बनता है उसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी डेल्टा वी मिश्रण इक्वल टू 0। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विलय एवं विलायक को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए, यानी कि अगर विलय है 10 मिलीलीटर, विलायक है 20 मिलीलीटर, तो विलयन होगा 30 मिलीलीटर, यानी इन दोनों का योग 10 + 20 इक्वल टू विलयन होना चाहिए 30 मिलीलीटर। तो 30 - 30 क्या हो गया? 0 है ना। अरे विलयन बनाने से पूर्व आयतन कितना था? 10 + 20 30 ml, और विलयन बनाया हमने उसके बाद वॉल्यूम कितना हो गया? 30 मिलीलीटर। तो डिफरेंस कितना हुआ? 0, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब वी विलयन इक्वल टू वी विलय प्लस वी विलायक के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो आदर्श विलयन है, आइडियल सॉल्यूशन है वो। ठीक है, और अंतिम 4 और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। समान घटकों के मध्य लगने वाला बल। माना कि 2 घटकों से मिलकर के बना है कोई सॉल्यूशन ए और बी, जिसमें बी विलय है और ए विलायक है। ठीक, तो ए के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, बी अणुओं के बीच में लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्स, और जैसे ही हम उसको मिलाते हैं तो विलयन बनता है। विलयन में तो ए और बी दोनों आ गए, तो ए और बी के बीच में लगने वाले इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराण्विक आकर्षण बल, दोनों बराबर होते हैं। यानी अगर मैं ए के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को ए से बताऊं, इसको बी से बताऊं, इसको बी से बताऊं, तो मैं कह सकता हूं कि ए और बी के बीच में लगने वाला आकर्षण बल बी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बिल्कुल बराबर होता है। और यही कारण है कि वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब उन दोनों के वाष्पदाब, आंशिक वाष्पदाबों के योग के बराबर होता है और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये आकर्षण बल बराबर नहीं होता तो आयतन या तो बढ़ता या घटता, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो पास पास में आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन पहले की तुलना में कम हो जाएगा तो वो दूर दूर हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखने लायक बात है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम अनादर्श विलयन को इसी फैक्टर के बेस पे समझाएंगे आगे, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो आप देखना हमको क्या ध्यान रखना है। हमने चौथा जो पॉइंट पढ़ा, ए और बी के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, कोहेसिव फोर्सेस लगते हैं, ससंजक बल,
और ए बी के बीच में आसंजक बल लगते दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये बराबर कब हो सकते हैं? जब वो एक ही प्रकार के हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एल्केन बताऊं तो एन एल्केन प्लस एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन दोनों है तो एल्केन। अब दोनों हैं एल्केन, इसलिए दोनों को मिलाने पर भी अट्रैक्शन फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं एल्कोहल लूँ तो यहाँ पर देखो मिथेनॉल प्लस इथेनॉल दोनों है तो एल्कोहल, तो जो मेथेनॉल मेथेनॉल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, इथेनॉल इथेनॉल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, वही मेथेनॉल और इथेनॉल के बीच में लगेगा। ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखने वाला है ना, हैं दोनों इथेनॉल, इसीलिए अट्रैक्शन फोर्स दोनों बराबर है। अगर हेलो एल्केन लो तो 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 ब्रोमोब्यूटेन दोनों हेलो एल्केन है। एरिल हेलाइड लूँ तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों हेलो एरिल हेलाइड है या हेलो बेंजीन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लूँ तो बेंजीन और टोलुइन दोनों हाइड्रोकार्बन है एरोमेटिक। और वर्ग 14 के क्लोराइड लूँ तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो ये एक ही प्रकार के रहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ डायग्राम से बताया है यहाँ पर कि राउल्ट के नियम का पालन कैसे होता है। वो चौथा वाला जो पॉइंट है आपका, उसको मैंने नया डायग्राम से समझाया है कि मिथेनॉल के अंदर मिथेनॉल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा इसमें, और इसके कारण शुद्ध अवस्था में मिथेनॉल का वाष्प दाब P0CH3OH होगा। एथेनॉल में एथेनॉल के अणुओं के बीच में लगने वाला हाइड्रोजन बंद होगा, और इसके कारण शुद्ध अवस्था में इथेनॉल का वाष्प दाब P0C2H5OH मिलेगा हमको। अगर मैं दोनों को मिला दूँ, इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों को, तो विलयन का वाष्प दाब मुझे PS बराबर राउल्ट के नियम से PA प्लस PB मिलेगा, जो कि हो जाएगा PA0XA प्लस PB0XB, यानी राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए ये आदर्श विलयन है। तो आप आदर्श विलयन कुल मिलाकर के समझ लीजिए 4 विशेषताएं होती है, फिर से बता रहा हूँ। नंबर 1, यह राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, PS बराबर PA प्लस PB होना चाहिए, और PA बराबर PA0XA होना चाहिए, PB बराबर PB0XB होना चाहिए। ठीक। पॉइंट नंबर 2, विलयन बनाते समय डेल्टा H बराबर 0 होना चाहिए, यानी एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि न तो ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए और न ही अवशोषण होना चाहिए। नंबर 3, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विलयन बनाने के पहले विलेय और विलायक का जितना आयतन था मिला करके विलयन बनाने के बाद भी उतना ही होना चाहिए। और नंबर 4, समान घटकों के मध्य AA और BB के बीच में लगने वाला आकर्षण बल असमान घटकों, विलयन बनाने के बाद तो AB के बीच में लगेगा, तो AB के बीच में लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। और ये कब होगा? जब वो एक ही प्रकार के होंगे घटक, दोनों एल्केन होंगे, दोनों एल्कोहल होंगे, दोनों हेलो एल्केन होंगे, दोनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे, तो एक ही प्रकार के होंगे तो ये पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा आदर्श विलयन क्या होते हैं, चारों विशेषताएं पता लग गई होगी। अब हम देखेंगे अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन, अगर आपने आदर्श विलयन को ध्यान से पढ़ा हो तो अनादर्श विलयन आप और भी आसानी से समझ सकते हैं जो आदर्श न हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपकी हाइट के हिसाब से बताया कि आपका वजन 70 किलोग्राम्स होना चाहिए, हाइट के हिसाब से और बॉडी के हिसाब से बताया कि 70 किलोग्राम होना चाहिए, ये आइडियल वेट है। तो नॉन आइडियल वेट क्या होगा? या तो 70 से कम या 70 से ज़्यादा, लेकिन 70 नहीं हो। तो इसी प्रकार से वह विलयन जो आदर्श विलयन न हो वह अनादर्श विलयन। अगर आपको एक लाइन में बोलना हो तो कैसे बोलोगे आप कि वह विलयन जो ताप व सांद्रता की सभी परासों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। इसकी भी 4 विशेषताएं। सबसे पहली, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी PS इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। तो क्या हो सकता है भाई? या तो PS इज ग्रेटर देन PA प्लस PB या PS इज लेस देन PA प्लस PB। चलो दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, आदर्श विलयन में डेल्टा H मिश्रण जो था, एंथैल्पी में परिवर्तन 0 था, तो अनादर्श में क्या होगा? 0 नहीं होना चाहिए।
ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो होते ही वो आइडियल बन जाएगा, तो नॉन आइडियल के लिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या हो सकता है भाई, या तो ज़ीरो से ज़्यादा या ज़ीरो से कम, यानी डेल्टा एच ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है या लेस देन ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, डेल्टा वी बराबर ज़ीरो, विलेय और विलायक को मिलाने पर बनने वाले विलयन के आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी या तो आयतन बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है। और लास्ट नंबर 4, ए और बी के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ए बी के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी दो कंडीशन हो गई यहाँ पर, या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो हमने इन चारों कंडीशंस में एक चीज़ देखी कि यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती है, या तो वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है ना। यानी पीएस में भी हमने देखा राउल्ट के नियम से प्राप्त दाब जो है विलयन का, उससे हमको या तो ज़्यादा मिल सकता है या कम मिल सकता है ना। और वहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण नहीं हो रहा था, यहाँ या तो उत्सर्जन हो सकता है या अवशोषण हो सकता है। आयतन बढ़ सकता है या घट सकता है। तो हर जगह हम देख रहे हैं या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, यानी विचलन दो प्रकार से हो सकता है। इस आधार पर हम अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटते हैं, एक तो धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन। तो अनादर्श विलयन आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाते विचलन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। धनात्मक विचलन का मतलब क्या है, इसकी 4 विशेषताएं वही देखेंगे हम। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों की 4 विशेषताएं होंगी। सबसे पहली विशेषता, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाबों से अधिक होता है। नंबर 1, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका ग्राफ खींचूँ, वापस आप उस आदर्श विलयन के ग्राफ को ध्यान से देखिए, जो डॉट डॉट में आपको नजर आ रहा है, ये वाला डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट, ये है आपका आदर्श विलयन का ग्राफ। आदर्श विलयन का ग्राफ यही था जो हमने देखा था, है ना। और यहाँ पर x से बराबर 1 था, यहाँ x भी इक्वल टू 1 था, यानी यहाँ पर केवल शुद्ध अवस्था में पी ए का वाष्प दाब या शुद्ध अवस्था में पी बी का वाष्प दाब है ना। और हम धनात्मक विचलन देख रहे हैं, तो इस लाइन से ऊपर ग्राफ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये ऊपर, यहाँ पर इसका भी ऊपर, यानी ये इसमें तीनों ग्राफ आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऊपर की साइड धनात्मक विचलन है इसलिए। तो आप ग्राफ खींचते समय ध्यान रखिए कि आदर्श विलयन का जो ग्राफ है उससे धनात्मक विचलन के ग्राफ में ऊपर की ओर लाइन कर्व्ड आएगी। ठीक, बाकी ग्राफ वैसा का वैसा रहेगा। तो इसमें हमको राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब प्राप्त होता है फॉर्मूले से, उससे हमको ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, इसका रीज़न हम बाद में देखते हैं क्यों होता है वो, लेकिन ये आप ध्यान रखिए, तथ्य ये है। ठीक, दूसरा देखते हैं हम सेकंड, दूसरी विशेषता, डेल्टा एच मिश्रण ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि एंथैल्पी में परिवर्तन पॉजिटिव होगा, और जब डेल्टा एच धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या होती है, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में विलेय और विलायक को मिलाने पर विलयन का ताप कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा वो, ये उसकी विशेषता है। वो ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक, तीसरी विशेषता, डेल्टा वी मिश्रण ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विलेय और विलायक को मिलाने पर विलयन जो बनता है उसका आयतन बढ़ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं विलेय लूँ 10 मिलीलीटर, विलेय लूँ 10 मिलीलीटर, विलायक लूँ 20 मिलीलीटर, तो विलयन क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन 30 मिलीलीटर।
30 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 31 हो सकता है, 32 हो सकता है, 35 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 30 से ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं आप? विलयन बनने पर आयतन बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना। आयतन का बढ़ना और वाष्प दाब का बढ़ना ये हम आगे समझ रहे हैं चौथे पॉइंट में। आपको सब समझ में आ जाएगा ऐसा होता क्यों है। देखना इसमें क्या होता है, ए और बी के बीच में आकर्षण बल ए बी के बीच में आकर्षण बल से अधिक होता है। समान घटकों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल असमान घटकों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से अधिक होता है, ठीक है। समझ में आया? तो इससे फर्क क्या पड़ता है वो देखना। जब वह, माना कि हम ए और बी अवयव की बात करते हैं, तो शुद्ध अवस्था में ए लिया और शुद्ध अवस्था में बी लिया हमने, ठीक है। ये आकर्षण बल बढ़ता है। देखना हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देख लो, मिथेनॉल प्लस जल, इथेनॉल प्लस जल, मिथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल प्लस एसीटोन, ये पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने निशान लगाया वो, ये ध्यान रखना आप, ठीक। एक तो ये और ये, ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। मैंने माना कि एग्जांपल लिया एथेनॉल और एसीटोन, ठीक। तो मैंने जब केवल इथेनॉल लिया एक पात्र में और दूसरे पात्र में लिया मैंने केवल एसीटोन लिया, तो इथेनॉल के बीच में क्या लगता है, हाइड्रोजन बंध लगता है, यानी आकर्षण बल अधिक है। एसीटोन में भी क्या लगता है, ध्रुवीय होने के कारण ध्रुवीय आकर्षण बल लगता है। पोलर होते हैं, है ना। CH3CO CH3 में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक। तो इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था PA, यहाँ PA नोट करना था, मुझे गलती कर दी मैंने, और इसका है PB नॉट, ये PB नॉट है, ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अब अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, दोनों को मैंने मिला लिया, इथेनॉल और एसीटोन दोनों को मिला लिया, तो इथेनॉल के दो अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बंध था वो मजबूत था, बीच में एसीटोन आ जाएगा अब, क्योंकि अपन ने दोनों को मिक्स कर लिया तो अब केवल एथेनॉल तो है नहीं, उनके बीच में एसीटोन के अणु आ गए। एसीटोन के अणु आने से एथेनॉल के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कमजोर हो गया, और साथ ही एसीटोन के दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल भी कमजोर हो गया। यानी जब ये केवल शुद्ध अवस्था में थे तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स अधिक था, जैसे ही विलयन में आए तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, आकर्षण बल कम हो गया। आकर्षण बल कम हो गया तो क्या होगा, आकर्षण बल कम हो गया तो उसी टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, वाष्प ज़्यादा बनेगी, और वाष्प ज़्यादा बनेगी तो क्योंकि आकर्षण बल कम हो गया तो वो विलयन से बाहर जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी उनकी, तो वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। इसलिए राउल्ट के नियम से प्राप्त जो हमको वाष्प दाब है उससे हमको इस प्रकार के धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वाष्प दाब अधिक मिलेगा। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, विलयन अवस्था में ए और बी के बीच में आकर्षण बल कम होने से उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, बीच की दूरी बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और यही कारण है कि डेल्टा V इक्वल टू पॉजिटिव होता है। तो ये दो कारण मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे, और मैंने इसको ऊपर लिख करके भी बताने की कोशिश की है। देखा कैसे लिखते हैं, विलेय विलायक अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल विलेय और विलायक विलायक अणु की तुलना में दुर्बल होता है। अतः शुद्ध अवस्था की तुलना में विलयन अवस्था में ए और बी के अणु आसानी से बाहर निकल सकते हैं, जिससे विलयन अवस्था में वाष्प अधिक बनेगी और वाष्प दाब में वृद्धि होगी, और इसी कारण आयतन भी बढ़ेगा। इस बात को मैंने इतने कम शब्दों में बताने की कोशिश की, प्रयास किया है, ठीक। तो आप समझिए इसमें क्या हो रहा है ना। इसमें आप ध्यान रखिए कि होता क्या है। हाइड्रोजन बंध बनाने वाले अणुओं के बीच में ऐसा अणु आ जाता है जिससे हाइड्रोजन बंध कमज़ोर हो जाता है, तो इसके उदाहरण में ये आता है, जैसे मेथनॉल प्लस जल, ये भी अच्छा उदाहरण है, ठीक है ना, ये अच्छा उदाहरण है। तो एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस एसीटोन, और एथेनॉल प्लस एसीटोन का उदाहरण ज़्यादातर पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अब हम देखते हैं सेम टू सेम ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन।
मैंने बताया था आपको अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। ठीक है, धनात्मक विचलन वालों की 4 विशेषताएं थी, वैसे ही ऋणात्मक विचलन वालों की भी 4 विशेषताएं। कौन कौन सी? सबसे पहली, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से कम होता है, यानी पी ए इज लेस देन पी नॉट एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी बी नॉट एक्स बी, पी एस इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसका रीज़न हम आगे देखेंगे। ग्राफ देख लीजिए आप। ग्राफ में देखिए यहाँ पर ये केवल x इक्वल टू 1 है, यहाँ एक्स बी इक्वल टू 1 है। शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब पी बी नॉट, इसका है पी ए नॉट। ठीक है, जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको वो है आदर्श अवस्था, और ऋणात्मक विचलन में आदर्श अवस्था से उस लाइन से नीचे की तीनों लाइन खींची जाएगी। ये ऋणात्मक विचलन है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से ग्राफ भी समझ गए होंगे। तो पहली बात आप समझ गए कि राउल्ट के नियम से जो हमको वाष्प दाब मिलता है उससे इस ऋणात्मक विचलन वाले का वाष्प दाब हमको कम मिलता है, जो अपेक्षा हम करते हैं उससे कम मिलता है, बराबर नहीं होता है। दूसरी विशेषता इसमें डेल्टा एच इक्वल टू आदर्श विलयन में क्या था? 0। इसमें लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 हो तो धनात्मक विचलन, लेस देन 0 हो तो ऋणात्मक विचलन। ठीक, यानी डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। डेल्टा एच बराबर ऋणात्मक हो तो वो अभिक्रिया क्या होती? ऊष्माक्षेपी, वो होती ऊष्माक्षेपी। इसका मतलब आप विलेय और विलायक को जब मिलाओगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी वो गर्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी जब भी विलेय और विलायक को मिलाने पर सॉल्यूशन ठंडा हो जाए तो धनात्मक विचलन वाला है, वो अनादर्श विलयन है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो ऋणात्मक विचलन वाला, नेगेटिव डिविएशन शो करने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर न बढ़े न घटे तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, सीधी सी बात। तीसरी चीज़ है, इसमें आयतन घट जाएगा। रीज़न हम आगे देखेंगे। आयतन घट जाएगा, जैसे कि आपने 10 मिलीलीटर सॉल्यूट और 20 मिलीलीटर सॉल्वेंट, 10 मिलीलीटर विलेय और 20 मिलीलीटर विलायक को मिलाया तो जो विलयन बनेगा उसका आयतन 30 मिलीलीटर से कम होगा। 25 हो सकता है, 28 हो सकता है, पर 30 नहीं होगा, 30 से कम होगा। 30 से ज़्यादा होती है वो धनात्मक विचलन में चला जाएगा, लेकिन हम पढ़ रहे ऋणात्मक विचलन, तो 30 से कम होगा। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे कि V मिश्रण इक्वल लेस देन 0, ये नेगेटिव। तो V विलयन यानी विलयन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग से कम होता है। ठीक, आगे देखते हैं अंतिम बिंदु और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, समान घटकों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल असमान घटकों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से कम होता है। यानी ए और बी के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ए बी के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअली जो विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में आकर्षण बल लग रहा था, विलयन बनाने पर ए और बी के बीच में, उनके बीच में अट्रैक्शन और बढ़ जाता है, अट्रैक्शन और बढ़ जाता है ना, वो वाली बात है। तो मैं यहाँ पर कोई उदाहरण देकर के इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, बच्चे उदाहरण में ही फंस जाते हैं, फिर वो कभी पर्टिकुलर उस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं। कई टीचर्स बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल से पढ़ाना भी आजकल बच्चों के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, क्योंकि बच्चे को फिर वो एग्जाम्पल ही याद रहते हैं, उसको मूल तत्व याद नहीं रहता है, जो हम मूल चीज़ पढ़ा रहे हैं वो भूल जाता है वो। तो यहाँ पर देखिए आप, विलेय विलायक अणुओं के बीच में आकर्षण बल ये बढ़ जाएगा, प्रबल हो जाएगा। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, वहाँ एथेनॉल प्लस एसीटोन था, यहाँ क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। फिनॉल प्लस एनिलीन, जल के साथ सारे एसिड HCl HNO3 H2SO4, HCl HNO3 H2SO4, जो भी एसिड हो ये सारे किसके, आपने देखा होगा जल में एसिड में जल मिलाते तो गर्म हो जाता है वो, है ना, गर्म हो जाता है ना, इसलिए याद रखने की आवश्यकता नहीं। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस एनिलीन और मिथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और इन एग्जाम्पल के बारे में भी आप
अच्छे से सोच करके और विचार कर सकते हैं कि यही एग्जाम्पल क्यों लिए, आप सोच सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, उससे मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म के यहाँ पर नोट करना रह गया। शुद्ध क्लोरोफॉर्म के लिए शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है पी नॉट CH Cl3, और एसीटोन के लिए हमको शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब मिला P नॉट CH3COCH3, है ना। तो क्लोरोफॉर्म के बीच में लगने वाला आकर्षण बल और एसीटोन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब हमने मिलाया तो इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि इंडिविजुअली यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था उससे ज़्यादा है ना। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। ये हाइड्रोजन बंध क्लोरोफॉर्म के दो अणुओं के बीच में लगने वाले और एसीटोन के दो अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से ज़्यादा हो जाता है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ पर शुद्ध अवस्था में तो आकर्षण बल क्या था? कम था तो ज़्यादा वाष्प बन रही थी। यहाँ पर आकर्षण बल बढ़ गया तो क्या होगा? आकर्षण बल बढ़ गया तो इसका मतलब बाहर जाने की प्रवृत्ति कम हो गई, उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में एनर्जी लगेगी ज़्यादा, इसलिए वो कम जाएंगे तो वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसी कारण से ये नेगेटिव डिविएशन बताता है। दूसरी बात, विलयन बनाने पर जब अट्रैक्शन फोर्स ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अणु पास पास आएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। यही कारण है कि आयतन कम हो जाता है और वाष्प दाब भी कम हो जाता है। इसी को मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिख करके बताया, आप थोड़ा सा देख लीजिए। शुद्ध अवस्था की तुलना में विलयन अवस्था में ए और बी के बीच में आकर्षण बल अधिक होने से इनके बाहर निकलने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे वाष्प दाब में कमी आती है और आयतन में भी कमी आती है। तो मुझे आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि आदर्श विलयन की 4 विशेषताएं होती हैं। ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। इसमें डेल्टा H बराबर 0 होता है, इसमें डेल्टा V बराबर 0 होता है, और इसमें AA और BB के बीच में लगने वाला आकर्षण बल AB के बीच में लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है, ठीक है। अनादर्श विलयन में ये कुछ भी नहीं होता है, या तो ज़्यादा होता है या कम होता है। इस आधार पर अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं, या तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले या ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। धनात्मक विचलन में ग्रेटर देन लग जाएगा, और ऋणात्मक विचलन में लेस देन लग जाएगा, ठीक है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स वाला क्या था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि समान घटकों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल AA और BB के बीच में लगने वाला आकर्षण बल AB के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से ज़्यादा था या कम था, याद नहीं आता है। क्योंकि देखो, मेरी प्रॉब्लम है ये, और मुझे पता है कि मुझे प्रॉब्लम आई है तो बच्चों को भी आएगी। तो इसे आप उल्टा भी देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ धनात्मक विचलन का, है ना। एक एग्जांपल लेता हूँ धनात्मक विचलन का, ठीक है। तो धनात्मक विचलन का मतलब ये है कि मुझे वाष्प दाब ज़्यादा मिला। 2 एग्जांपल लूँगा मैं, आयतन का भी लूँगा और इससे का भी लूँगा। मुझे राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से वाष्प दाब ज़्यादा मिला धनात्मक विचलन में। अनादर्श विलयन में वाष्प दाब ज़्यादा मिला, इसका मतलब क्या हुआ? वाष्प दाब अधिक है, इसका मतलब ये है कि उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है। किसमें? AB के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो ये तो वाष्प ज़्यादा बनी और वाष्प दाब ज़्यादा मिला। तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि AA और BB के बीच में लगने वाला आकर्षण बल AB के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से अधिक होता है। AB के बीच में आकर्षण बल कम होगा तो ही वाष्प ज़्यादा बनेगी और वाष्प दाब अधिक होगा। नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा, वाष्प कम बन रही है। वाष्प कम कब बन रही है? जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो आप वाष्प दाब से भी समझ सकते हैं और आयतन से भी समझ सकते हैं। आयतन से समझते हैं, चलो देखो। धनात्मक विचलन में आयतन बढ़ जाता है। आयतन कब बढ़ता है? जब अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स किस में कम होगा? विलयन में, AB के बीच में। यही तो है, यहाँ पर AB के बीच में अट्रैक्शन कम है और इनका अट्रैक्शन ज़्यादा है।
तो आप तथ्यों से समझ सकते हैं कि हमको क्या लिखना है। आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी, याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको अपने आप आएगा, है ना। जैसे आप एक बार जोड़ सीख गए, एडिशन आपको आता है, तो कितनी भी आपको बड़ी एडिशन दे दें आप कर लेंगे, घबराएंगे नहीं। तो आप, मुझे आशा है कि आपने आज के इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, आदर्श और अनादर्श विलयन, अक्सर इस पर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट आते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को पूरा देखने के लिए और राउल्ट के नियम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं वो देखने के लिए इसका अगला वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।